हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पेप्पाशीज़ मॉथ। ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है जो कि अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई थी। ये कहानी सेट है एएमएम गांव में, केरला में। जो पेप्पाशीज़ मॉथ, अब हम टाइटल देखते हैं मॉथ क्या होता है। तो मॉथ एक इंसेक्ट होता है जो कुछ इस तरीके का दिखता है। और पेप्पाशीज़ मतलब क्या है? पेप्पाची मतलब दादाजी। तो जो गांव है हमारा एएमएम जो कि केरला में है, वहाँ दादा को पेप्पाशीज़ बोलते हैं। अब दादा है तो दादी भी होंगी, तो दादा को जब पेप्पाशी बोलते हैं तो दादी को बोलते हैं मामाची। तो जो हमारी इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है, वो है पापाची। एंड पापाचीज़ मौत, यानी ये पूरी कहानी है दादाजी के कीड़े के बारे में, दादाजी की मौत के बारे में। तो मौत एक तरह का कीड़ा होता है। तो कहानी शुरू करते हैं। अब पापाची तो दादाजी है, लेकिन उनका रियल नाम है श्री बेनन जॉन ईप। तो जो श्री बेनन जॉन ईप है वो एक एंटोमोलॉजिस्ट है। तो एंटोमोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो स्टडी करता है, साइंटिफिक स्टडी करता है इंसेक्ट की, कीड़ों मकोड़ों की। ठीक है। तो जो हमारे श्री बेनन जॉन ईप हैं, जिन्हें हम पापाशी कहते हैं, तो वो जो है एंटोमोलॉजिस्ट है। तो वो किस तरह के इंसान है? वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है, बहुत रूड है, बहुत क्रूल है, बहुत निर्दयी है और बहुत ही ज़्यादा अनइमोशनल है। यानी उनका कोई भी, उनको इमोशंस नहीं है उनके अंदर। और वो जो है अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। और क्यों जलते हैं वो हम कहानी में देखेंगे। तो सेकेंड जो कैरेक्टर है वो है सुषमा, यानी जो श्री बेनन जॉन ईप की वाइफ है सुषमा, जिसे हम स्टोरी में मामा जी कहते हैं, यानी दादी माँ। तो कहानी हमारी शुरू होती है। इसमें हम कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं। तो इन दो कैरेक्टर के अलावा दो बच्चे भी हैं, पापा जी के और मामा जी के। और एक जो बेटी है उसका नाम अम्मू है, और जो बेटा है उसका नाम चाको है, जो कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करता है, जो यहाँ नहीं रहता। तो अब हमारी कहानी शुरू होती है, जिसमें हमारी जो मामा जी होती है उनके बारे में बताया जाता है कि जो मामा जी हैं वो आजकल इतनी फेमस हो रखी है, जो गाँव है एएमएम केरला में। और वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो इतने मज़ेदार और मसालेदार अचार बनाती है कि वो पूरी उनके गांव में फेमस हो गई है। और उन्हें तो यहाँ तक कि इतने अच्छे अचार बनाती हैं कि एक सोसाइटी है, एक मेला लगने वाला है, तो वहाँ पे मामा जी को बुलाया जाता है कि आप आए और अपना फेमस बनाना जैम और जो आम का अचार आप बनाएं। और वो इतनी जल्दी वहाँ बिक गया कि उनको, मतलब इतने ज़्यादा उनको ऑर्डर्स आने लग गए, इतनी ज़्यादा उनकी वो फेमस हो गया उनका अचार की, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं था। यानी वो पूरी साल अचार बनाती है और इतना ज़्यादा लोग उनके अचार को पसंद करते हैं, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स देते हैं, इतनी ज़्यादा उन्हें सक्सेस मिली है कि अचार और जैम बनाने की। तो वो पूरे दिन, पूरे साल बिजी रहती हैं अचार बनाने में। लेकिन जो पापा जी हैं, यानी उनके जो हस्बैंड हैं, वो अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो एंटोमोलॉजिस्ट हैं, वो कीट वैज्ञानिक है, यानी जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। तो वो ना पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में वो काम करते थे, वो वहाँ पे एंटोमोलॉजिस्ट थे। ठीक है। लेकिन अभी वो रिटायर हो चुके हैं और वो घर में बैठे हैं। और एक और उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा वो बोर होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा जेलस है। और एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं कि जो पापा जी हैं वो मामा जी से 17 साल उम्र में बड़े हैं। तो वो देखते हैं कि जो मामा जी हैं, अब वो तो रिटायर हो चुके हैं, उनका कोई भी काम नहीं है, लेकिन जो उनकी वाइफ है मामा जी, वो तो इतनी फेमस हो रही हैं, लोग आते हैं और उनको, उनके ऑर्डर्स लेते हैं, इतने पूरा दिन उनके घर में भीड़ रहती है, लोगों की ऑर्डर्स आते हैं, इतना उनकी मम्मा जो है, उनकी वाइफ है, इतना सारा काम करती हैं। तो इतने वो जेलस होते हैं ये देख के कि वो कैसे ये सारा अचार वचार का काम करती हैं, इतनी उन्हें खुंदक आती है, इतनी उन्हें जलन होती है अपनी वाइफ से। और इसलिए भी जलन होती है कि वो तो 17 साल बड़े हैं उनसे, तो वो तो इतने बुढ़ापे में आ गए हैं और वो तो रिटायर भी हो गए हैं। और उल्टा उनकी जो वाइफ है अभी भी जवान है और वो अभी भी अचार बनाती हैं, अभी वो सक्सेसफुल हो रही हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, वो अपनी इतनी फेमस उम्र में है, तो इसलिए वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। तो खैर जो मामा जी हैं, वो उनकी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत है, उन्हें कॉर्निया की कोई प्रॉब्लम है, जो कॉर्निया होता है आंखों में, उनमें कोई प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो थोड़ी सी जो है लेंसेज पहनती हैं, तो इन्हें थोड़ा कम दिखाई देता है।
वो इतनी मेहनत करती हैं दिन भर, लेकिन फिर भी जो पापा जी हैं कभी उनकी हेल्प नहीं करते। और वो हेल्प इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इतने बड़े आदमी, यानी वो एक एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो भी इतनी हाई रैंक के, तो वो सोचते हैं कि ये छोटा मोटा काम कितना बेकार है। मतलब उनके नज़र में ये कोई अच्छा काम नहीं है कि उनकी वाइफ जो है वो अचार बनाती है, जाम्स बनाती है। तो वो सोचते हैं, वो अपनी वाइफ से जलते हैं कि कितने सड़ा हुआ ये काम करती है, ठीक है। और जब वो दिन भर, जो उनकी मामा जी हैं, वो दिन भर गार्डन में सारे अचार सुखाती हैं, पूरे मसाले, मिर्च, हल्दी, ये सब पूरा मसाले पड़े रहते हैं सूखने के लिए। कभी वो वज़न करती हैं, पूरा दिन वो बाहर ही रहती हैं। तो जब वो बाहर जाते हैं, जो पापा जी हैं वो बाहर जाते हैं, टहलते हैं और ऐसे देखते हैं, और उन्हें इतना ज़्यादा बहुत ही गुस्सा आता है, मतलब अंदर ही अंदर जलन होती है उन्हें, ठीक है। और हर रात वो जो अपनी वाइफ को है, वो जो पीतल का जो फ्लावर पॉट होता है, जैसे गुलदस्ता जिसको हम कहते हैं, फूलदान, उससे वो अपनी वाइफ को रोज रात को मारते हैं। और इतना ज़्यादा मारते हैं, एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे इतना ज़्यादा मारा उन्होंने कि जो मामा जी का वायलिन था, मामा जी को वायलिन भी बजाना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो एक दिन तो वो वायलिन पे ही उन्होंने मारा, एक ज़ोर से मारा कि वायलिन ही टूट गया और उन्होंने उसको नदी में फेंक दिया। यानी इतना ज़्यादा जलते हैं वो। तो जो उनकी वाइफ है मामा जी, वो अचार बनाने के साथ साथ वायलिन भी बहुत अच्छा बजाती हैं। यानी पापा जी इतने क्रूल है, इतने निर्दयी, इतने चलनखोर हैं कि उन्हें अपनी वाइफ का ना तो अचार बनाना पसंद है, ना ही वो वायलिन जो बजाती है वो भी पसंद है। तो वो जो दिन भर उनकी सक्सेस होती है, रात को वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को फूलदान, वो भी पीतल के फूलदान से, ब्रास के फूलदान से रोज मारते हैं। और यहाँ तक कि उनका वायलिन भी तोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, जो अम्मा मतलब मामा जी का जो बेटा है, ठीक है, चाको, तो वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करता है, लेकिन गर्मी की छुट्टियां थी तो वो आया था रहने के लिए। तो एक दिन उसने देखा कि जो पापा जी है वो मामा जी को स्टडी रूम में मार रहे हैं, किससे, ब्रास के फ्लावर पॉट से, पीतल के फ्लावर पॉट से। तो वो जल्दी से रूम में घुसा और उसने पापा के हाथ से क्या किया, वो जो फ्लावर पॉट था, फूलदान था, वो लिया और पापा का पूरा हाथ मरोड़ दिया पीछे की तरफ। और उससे बोला, अपने पापा से बोला, चाको, कि मैं दोबारा ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, उसने इतना ही कहा। तब से पापा जी ने कभी भी मम्मी को, जो मामा जी है, उन्हें कभी भी मतलब देखा तक नहीं, ना ही उनसे बात करी, बिल्कुल ही इग्नोर वो कर देते थे। और अगर उन्हें कुछ भी काम होता था तो वो घर में जो एक नौकरानी है, सर्वेंट है, कोचू मारिया, उससे वो मांगते थे। और उस दिन तो, जिस दिन उनके बेटे चाको ने, जो पापा जी थे, उन्हें ये डांट लगाई कि तुम अब कभी ऐसा नहीं करोगे, तो वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उस दिन पूरा दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, वरांडे में ही घूमते रहे। और जब जो उनकी नौकरानी थी कोचो मारिया, वो खाना लेके आई तो उन्होंने उस खाने को इग्नोर कर दिया, ठीक है। और रात जब हुई तो पापा जी तो गुस्से में ही थे, पूरा दिन गुस्से में थे। और पूरी रात उन्होंने क्या करा, उनके स्टडी रूम में उनकी बहुत ही फेवरेट एक रॉकिंग चेयर थी, ठीक है, जिसपे बैठ के वो बैठा करते थे, तो उन्होंने उसको पूरा तोड़ दिया। मतलब जो प्लम्बर का जो एक कोई औजार होता है, उससे उन्होंने उसे मार मार के उसको, चेयर को पूरा टुकड़े टुकड़े कर दिया। पूरा वुड वुड हो रहा था और उन्होंने वरांडा के जो बीच में होता है वहीं पे वो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। पूरा इतना ही बन के रह गया, ढेर सारा लकड़ी। और फिर उस दिन के बाद से उन्होंने मामा जी को कभी नहीं छुआ, ना ही उनसे कोई बात की। जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने मामा जी से कोई भी बात नहीं करी। और मैंने बताया कि जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता था तो वो कोचो मारिया, जो सर्वेंट थी, उनसे ले लिया करते थे। शाम में होता क्या था कि हर शाम जो है विजिटर्स आते थे, क्योंकि मामा जी अचार बनाती थी तो शाम को वो बेचा करती थी। तो ऑर्डर्स जो होते थे वो लोग लेने के लिए आते थे। तो जैसे ही लोग लेने आते थे तो पापा जी को पता था कि हाँ ये लोग आएंगे, तो वो क्या करते थे, बाहर वरांडा में बैठ जाते थे और अपनी एक जो शर्ट होती है वो लेके बैठ जाते थे और ना नकली दिखावा करते थे कि देखो मैं बटन सिल रहा हूँ। ये दिखाने की कोशिश करते थे कि जो मेरी वाइफ है, यानी मामा जी जो है, वो मेरा ध्यान नहीं रखती, मुझे निगलेक्ट करके रखती है, देखो मेरे शर्ट पे बटन भी नहीं है। इस तरीके से वो दिखाने की कोशिश करते कि उनके बिजनेस के चक्कर में देखो वो मुझे ध्यान नहीं देती है। इस तरह से वो हर टाइप से वो अपनी वाइफ को दबाने की कोशिश करते थे। तो खैर उन्होंने एक पुरानी ब्लू कलर की कार खरीदी थी एक अंग्रेज से, और वहीं पे वो रोज शाम को जो है, जो IMM जो गांव था, वहाँ की पतली पतली गलियों में अपनी एक चौड़ी सी गाड़ी लेके घूमते थे। और इतने ज़्यादा वो इतने अपने आप को अंग्रेज़ों से कंपेयर करते थे कि ना इतनी गर्मी होती थी, केरला में काफ़ी गर्मी होती है, तो फिर भी वो वहाँ पे 3 पीस सूट, वुलन सूट पहन के घूमते थे। और बगल में जो था गोल्ड की जो
जो पॉकेट वॉच होती थी वो भी पूरी अच्छे से रखी रहती थी। मतलब अपनी उम्र छुपाने की कोशिश करते थे, बेस्ट से बेस्ट वो कपड़े पहनते थे। और वो जो कार थी मतलब उसे वो मामा जी तो क्या, मामा जी को भी नहीं बैठने देते थे और फैमिली के किसी भी इंसान को वो अपनी गाड़ी में बैठने नहीं देते थे। तो वो इस तरह से सोचते जैसे रिवेंज है, मैं किसी को भी बैठने इसमें नहीं दूंगा। अब जो बात आती है वो पापा जी पे बात आती है कि रिटायरमेंट उनकी कैसे हुई। तो जो पापा जी थे वो जो थे एंटोमोलॉजिस्ट थे और वो पूसा इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है वो वहाँ पे एंटोमोलॉजिस्ट का काम करते थे। अब ये बात है अंग्रेज़ों के टाइम से पहले की, वो काम करते थे लेकिन जब आज़ादी मिली भारत को तो वो अंग्रेज़ सारे चले गए। अब जब अंग्रेज़ सब चले गए तो ये काफ़ी अच्छे एंटोमोलॉजिस्ट थे तो उनको क्या कर दिया गया, जॉइंट डायरेक्टर बना दिया गया जब अंग्रेज़ वहाँ से चले गए। ठीक है, चेंज इनकी कर दी गई, एंटोमोलॉजिस्ट से जॉइंट डायरेक्टर कर दिया गया। और जब ये रिटायर हुए तो तब ये डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंच गए थे, मतलब इतने हाई पोस्ट पे पहुंच गए थे। और इनका जिंदगी का सबसे बुरा जो चीज़ थी, ये ख्वाहिश, इनकी ख्वाहिश थी जो इनकी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई कि इन्होंने एक मौत डिस्कवर किया। ठीक है, इन्होंने मौत डिस्कवर किया और ये चाहते थे कि उस मौत का नाम मेरे नाम पे पड़े। लेकिन और किस तरह से उन्होंने मौत डिस्कवर किया, एक शाम वो अपने घर के वेरांडा में बैठे हुए क्या पी रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और तभी उनकी ड्रिंक में कुछ गिरा हुआ दिखाई दिया जो थोड़ा फ्लफी फ्लफी सा था। इन्होंने कुछ नोटिस किया, उसको क्लोज लुक दिया और उसको जल्दी से खुशी खुशी एक्साइटमेंट से उसको बाहर निकाला। अगली सुबह उसको धूप में रखा कि जो भी अल्कोहल होगा उसके अंदर का वो इवेपोरेट हो जाए। फिर सबसे पहले वो दिल्ली वापस गए, मतलब वो अपने घर में बैठे होंगे, दिल्ली वापस गए। वहाँ पे उन्होंने पूरा रिसर्च किया, 6 महीने लगाए उसमें, उसकी रिसर्च में। और आखिरकार लोगों ने ये कहा कि उनका जो ग्रुप था पूरा, उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, ये जो आपने मौत डिस्कवर किया है ये नया मौत नहीं है, मतलब ये पहले से ही है, एक और स्पीशीज का मौत है। ये आप सोच रहे हो कि आपने डिस्कवरी कर दी, नया मौत ढूंढा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये पहले से ही स्पीशीज है। तो ये पुराना मौत है तो इसका नाम देने की जरूरत नहीं, पहले से ही साइंस को पता है इस मौत के बारे में। अब असली जो झटका है इन्हें बाद में लगा। अब ये खैर हो गया, इनका रिसर्च वगैरह हो गई, उन लोगों ने कहा नहीं ये मौत जो है रियल, मतलब ये मौत पहले से ही है, इसकी स्पीशीज पहले से ही है। तो ये खैर रिटायर हो गए। अब 12 साल बाद असली झटका इनको लगा। 12 साल बाद क्या हुआ, रिटायर तो ये कब के हो चुके थे, 12 साल बाद दोबारा से रिसर्च हुई होगी, दोबारा से कुछ चीज़ें रिसर्च हुई और उस मौत के बारे में रिसर्च हुई और ये पता चला कि वो मौत असल में एक सेपरेट स्पीशीज था, एक नई स्पीशीज थी जो साइंस को उस बारे में नहीं पता थी। और इससे बड़ा झटका उन्हें ये लगा कि उस मौत का नाम जो था वो रखा गया। अब ढूंढा तो असल में पापा जी नहीं था, लेकिन अब 12 साल बाद वो रिटायर हो चुके हैं कब के, तो उस टाइम पे तो कोई और ही डायरेक्टर होगा। तो उस मौत का नाम रखा गया उस टाइम के डायरेक्टर, जो उस टाइम का डायरेक्टर था। और वो डायरेक्टर जो था ना, वो ना बहुत ही ज़्यादा पापा जी उससे नफरत करते थे और वो पापा जी का जूनियर था। तो अब 12 साल बाद तो वो डायरेक्टर की पद पे पहुंच गया होगा, पापा जी का जूनियर जो था वो डायरेक्टर बन गया था, तो उसके नाम पे उस मौत का नाम रख दिया गया। और पापा जी उससे इतनी नफरत करते थे और खोजा भी उन्होंने और ढूंढा भी उन्होंने और रखा भी गया, उस दूसरे जिससे वो नफरत करते थे उसके नाम का रखा गया। अब जैसे ही उन्हें, मतलब अब जैसे जैसे साल गुजरते थे तो पापा जी का जो गुस्सा था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ऐसा नहीं था कि पापा जी पहले से ही बहुत ही शरीफ थे, ऐसा नहीं था, पहले भी बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करते थे। लेकिन जब से वो मौत वाली बात हुई, जब से उनको मतलब ये पता चला कि उनकी जो डिस्कवरी थी और 12 साल बाद उसका नाम कुछ और रख दिया गया, वो भी किसी और की मतलब डिस्कवरी इन्होंने करी, नाम किसी और का रखा गया, उस इंसान का जिससे नफरत करते थे, तो इनका जो गुस्सा था ना 7वें आसमान पे पहुंच गया। तो घर के जो सारे लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा डरते थे, यहाँ तक कि बच्चे और बच्चों के बच्चे भी इनके गुस्से से नहीं वो बच पाए थे, क्योंकि जो वो ये कहते हैं कि जो पेपेशिनी मौत है वो सिग्निफाई करता है फियर और अनईजीनेस, जो कि पेपेशी के परिवार वालों के ने देखी और सही इतना ज़्यादा जो वो गुस्सा करते थे अपने बच्चों पे, अपने बच्चों के बच्चों पे। तो आखिरकार ये गुस्सा तभी शांत हुआ जब पापा जी मरे। ठीक है, अब पापा जी जब मरे तो उससे पहले भी वो किस तरह के इंसान थे, बहुत ही अपने आप को वेल ड्रेस रखते थे, घूमने जाते थे और अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी जो परफ्यूम रखते थे, ब्रश रखते थे, उसके बगल में एक पिक्चर भी, अपनी फोटोग्राफ भी रखते थे जिसमें खुद जवान थे वो। ठीक है, जवान वाली फोटो रखते थे, बाल पीछे करके रखते थे। और ये फोटो उन्होंने तब लिया था वियना में जब वो इटली घूमने गए थे। ठीक है, डिप्लोमा का वो कोर्स करने गए थे एंटोमोलॉजिस्ट का, इसी से ही वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो वियना में जब इटली में वो गए थे, 6
महीने का डिप्लोमा कोर्स करने, तो जो उनकी वाइफ थी मामा जी, वो वायलिन की क्लासेस लेने लगी क्योंकि उन्हें वायलिन बहुत ज़्यादा पसंद था। और आखिरकार एक बार क्या हुआ, ये क्लासेस बंद करा दी पापा जी ने। जब जो टीचर थी मामा जी की, तो मामा जी की टीचर ने, जो जिनसे मामा जी वायलिन सीखती थी इटली में, तो उस टीचर ने पापा जी को बहुत खुशी खुशी बताया कि आपकी वाइफ तो बहुत ही अच्छी, इतना अच्छा बजाती है, एक्सेप्शनल टैलेंटेड है आपकी वाइफ। तो उस दिन से पापा जी को इतनी जलन हुई कि मेरी वाइफ इतनी अच्छी वायलिन बजाती है, उन्होंने मामा जी की क्लासेस ही बंद करा दी। तो इससे आपको पता लगता है कि कितने जलनखोर है ना, तो वो अप्रिशिएट करते थे कभी अपनी वाइफ को, यहाँ तक कि जो वो कर रही है उसको भी वो बंद कर देते थे। बर्दाश्त नहीं होता था उनसे कि कोई उनकी जो वाइफ है वो एक कामयाब हो जाए या कुछ कर सके। तो मामा जी आखिरकार जब वो खैर मर गए, तो जब मामा जी ने उनकी जब पापा जी मरे थे, तो ऑफ कोर्स वो इतने बड़े एंटोमोलॉजिस्ट थे, तो न्यूज़पेपर में उनका ये छपा था कि हाँ, जो श्री बेनेट जॉन ईप हैं वो मर गए हैं और उनको हार्ट अटैक आया था, वो हॉस्पिटल में उन्हें भेजा गया, फिर उन्हें डेथ घोषित कर दिया गया। तो इस तरह के जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, तो मामा जी को इतना प्यार था अपने पापा जी से, जबकि वो रोज़ रात को उन्हें मारते थे, फिर भी उन्होंने जो वो कटिंग थी वो अपनी फैमिली की एल्बम में रखी। अपने पति की जो न्यूज़पेपर में जो आया था इश्तिहार की वो मर गए हैं, वो काट के अपनी फैमिली एल्बम में रखी। तो जो पापा जी की फ्यूनरल पे जो उनकी बच्चियाँ, यानी जो पापा जी की फ्यूनरल पे जो ये कहानी हमें सुना रही हैं, वो ये बताती हैं कि मामा जी जो फ्यूनरल में बहुत ही ज़्यादा रोई, और इतना रोई कि जो उनके कॉन्टैक्ट लेंस से, मैंने बताया उनकी आंखें जो थी ख़राब थी, तो उनकी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज पड़े हुए थे कि कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आंखों से साइड हो गए थे, नहीं पोजिशन से हट गए थे, तो वो ब्लाइंड ही हो गई थी, पार्शियली ब्लाइंड। और वो इसलिए ज़्यादा रो रही थी, इसलिए नहीं रो रही थी कि वो पसंद करती थी या वो अपने हस्बैंड को, पापा जी को प्यार करती थी, वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो उनकी हो चुकी थी। ठीक है, जब भी वो अचार में, जब वो अचार बनाती थी, तो वो देखती थी कि वो उनके हस्बैंड जो हमेशा उनके साथ रहते थे और हमेशा उन्हें मार खाने की आदत थी, यानी जब वो मरे हैं तो उन्हें अब लगा कि अब उन्हें कौन मारेगा, यानी अब वो उस चीज़ को पसंद करती थी, मार खाना। तो इस स्टोरी से अरुंधति रॉय हमें क्या बताना चाहती है, तो इस कहानी की जो मेन थीम है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अरुंधति रॉय इस कहानी में हमें एक बहुत ही क्रूशियल इशू उन्होंने बताया है कि जो हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडियन सोसाइटी में कैसे मेल और फीमेल को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी मेल कैसे डोमिनेट करते हैं वुमेन्स को। हज़ारों साल से जो इंडिया में जो है मेल जो है, आदमी जो है वो औरतों को डोमिनेट करते आए हैं, दबाते आए हैं। ठीक है, और करंट सिनेरियो में भी ऐसा ही होता है। जैसे हमारी कहानी में भी हम देख सकते हैं कि पापा जी देख नहीं सकते थे कि अपनी वाइफ को कामयाब होते हुए, काम करते हुए, जब वो देखते थे कि लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, तो वो क्या करते थे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, यहाँ तक कि वो मारते थे कि कम से कम ये रुक जाइए, अचार वचार बनाना छोड़ दें। और जहाँ की वायलिन, वो वायलिन सीख रही थी, वायलिन जब उनकी जो टीचर ने, मामा जी की टीचर ने जब तारीफ़ें करी पापा जी से कि देखो आपकी वाइफ कितना अच्छा बजाती है, एक्सेप्शनल है, तो तब उन्होंने भाई वायलिन क्लासेस ही बंद करा दी। ठीक है, और यहाँ तक कि उनका वायलिन जो वो बुढ़ापे में जो वो बजाती थी हल्का सा रखा हुआ था, तो वो वायलिन भी रखा हुआ नहीं देख सकते थे। तो इस तरह से ये दिखाता है कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो औरतों को दबाती है। तो यहाँ पे जो हमारे ये जो पापा जी हैं एक अनदर एंटागोनिस्ट हैं, यानी एक नेगेटिव कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है और उन्हें बताया गया कि कैसे वो एक अब्यूजिव पावर है, यानी पेट्राशी में, यानी जहाँ पे आदमी औरतों को दबाते हैं, तो किस तरह से वो अब्यूज करते थे अपने मामा जी को। और पापा जी को कभी भी पनिश नहीं किया गया, पूरी स्टोरी में वो सबको पनिश करते गए, वाइफ को, अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, और कितनी अब्यूजिव, कितना ब्रूटल वायलेंस करते थे, और कभी भी उनको इस बात की सज़ा नहीं मिली, ना ही उन्होंने कभी बुरा फील किया। तो इस कहानी से हमें अरुंधति रॉय बस ये बताना चाहती हैं, एट द एंड जब स्टोरी में उनकी जो मामा थी वो मामा जी रोने लग गई थी, क्योंकि जब उनके पापा जी की डेथ हुई थी, तो इससे ये समझ में आता है कि वो उनकी आदी हो चुकी थी मार खाने की। तो इस स्टोरी में बस जो हमारी अरुंधति रॉय है वो ये बताना चाहती हैं कि औरतों को भी मदद के लिए, हेल्प करने के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं कि बस हमेशा दब के ही रहना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही सिखाते हैं कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें औरतों को अपना हक मांगना चाहिए सोसाइटी से। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो, वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।